महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे सदन चर्चा करेगा। उसमें मेरे साथी डॉक्टर लक्ष्मण जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने वर्णन किया कि पहली दफा आदिवासी समाज की एक महिला नेत्री राष्ट्रपति बनी है। अपने समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा 75 साल राह देख रहा था कि ये दिन कब आएगा, और वो दिन आया और 2022 में आया। अंबेडकर जी ने समान वोट का अधिकार दिया। सत्ताधारी कौन रहेगा ये चुनने का अधिकार लोगों को मिला, लेकिन सत्ता में भी भागीदारी होनी होती है। और वो आदिवासी समाज को एक सम्मान का जो स्थान की उनकी अपेक्षा थी वो की। मुझे केवल थोड़ा सा याद आता, आज मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस समय भी कुछ अभद्र टिप्पणियां हुई, ये देश भूलेगा नहीं। उनका संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण हुआ वो जोशपूर्ण था, सारगर्भित था, मुद्दों से लैस था, देश के तरक्की की चर्चा थी, गरीब के उत्थान का मंत्र था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका अर्थ स्पष्ट करने वाला यह भाषण था। मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पिछले 7 साल में क्या क्या पाया देश ने, सबको अभिमान होना चाहिए। हम 9 साल हो रहे, पूरे होंगे मई में, तो ये हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 10th इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। नाउ वी आर 5th। 7 साल में 5 स्टेप्स कदम आगे जाकर हम आए हैं। और उसमें एक निश्चित मुझे तो आनंद लगता है कि जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर आए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 14 में हमें फ्रजाइल 5 कहते थे, आज टॉप 5 हो गया। आज दुनिया में इन्फ्लेशन 10% से 40-50% तक भी है, भारत में 6% से कम है। फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन अपना देश है, लेकिन उस पर मैं बाद में बात करूंगा। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। कोविड को जिस तरह से भारत ने डील किया, सभी देश उसकी सराहना करते। जो देश मार्जिन पर था, आज अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है। यह कैसा हुआ, इसका विवेचन इस भाषण में है। उन्होंने शुरू में ही कहा कि यह स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं उसी सूत्र को पकड़ के कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। स्थिर सरकार 30 साल के बाद आया। 84 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, एक पार्टी का बहुमत था। आज 2014 में फिर से एक पार्टी का बहुमत आया, 282 सीटें आई, एनडीए की ओर आई। लेकिन ये जो स्थिरता आती है तब देश तरक्की करता है। जब स्थिरता आती है तो आम जन को फायदे मिलते हैं, और ये स्थिर सरकार के बहुत फायदे होते हैं। ये स्थिरता आई, और ये किसने लाई? भारत की जनता ने लाई। भारत 2019 में 80 करोड़ वोटर थे, अब 2024 में 90 करोड़ वोटर हो जाएंगे। इतना बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं। और एक तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कहते हैं वो भी इतने सही है कि बसवराज ने जो अनुभव मंडपम चलाया कर्नाटक में, वो लोकतंत्र का एक पहला बहुत अच्छा सफल प्रयोग था।
70% वोटिंग होता है अपने देश में। अनेक देशों में आप देखो, जो तरक्की किए हुए देश है, विकसित देश है, 30, 40, 45% वोटिंग होता है। हमारे यहां 70% वोटिंग होता है। सामान्य मतदाता अपने विवेक से और रोबस्ट कॉमन सेंस से सरकार का चयन करती है। यह हमारे भारत का, वो अपने परसेप्शन से चुनता है किसको चुनना है। Eminent jurist Nani Palkhiwala used to say that in our country, illiterate intelligence is more effective than educated incapacity. यह उनका अभिप्राय था उस समय, और वो आज हम देख रहे हैं। सामान्य जनता तय करती है, समाचार पत्र नहीं पढ़ा वो भी वोट देता है, टीवी के पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं देखा वो भी वोट देता है, और जिसने कोई राजनीतिक भाषण में कभी नहीं गए, कोई सभा अटेंड नहीं की, वो भी वोट देता है और अपने विवेक से वोट देता है। आई सैल्यूट द रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस रोबस्ट कॉमन सेंस ने अनेक बार राज्य में और केंद्र में सत्ता बदली, ये भी हमने देखा। और अच्छा काम करोगे तो यही सामान्य जनता बार बार आपको अवसर देती है, ये भी हम देखा है और देखेंगे भी, क्योंकि बार बार मोदी सरकार। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। 30 साल देश ने अस्थिरता का अनुभव किया, उसका वर्णन मैंने किया, बहुत नुकसान हुआ। मोदी राज्य के प्रमुख और देश के सरकार के प्रमुख लगातार 21 साल हो गए। 2001 में उन्होंने 7 दिसंबर को शपथ ली थी। 21 साल पूरे हो गए, और 21 साल में हर बार उनको ज्यादा जन समर्थन मिला है और लगातार वो सत्ता में बने हैं। ये एक तरह से लोकतांत्रिक देश में विक्रम है। ये गरीबों का आशीर्वाद मिला। कभी तो सोचो कि क्यों गरीब उनको अपना मानते हैं, गरीब उनको वोट क्यों देते हैं? क्योंकि केवल देश के लिए काम, परिवार नहीं, स्वार्थ नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, दिवाली भी सैनिकों के साथ बिताते हैं। तो ये 21 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी बीमार नहीं, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन लगातार देश के लिए काम करना, और इसलिए उनके लिए हमारे पार्टी में एक नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन मोदी जी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, यही उनका तरीका है। मेहनत की राजनीति है, प्रतिभा की राजनीति है, दूरदृष्टि की राजनीति। दूसरा मंत्र अंत्योदय। अंत्योदय में गरीब, पीड़ित, वंचितों का विकास, उपकार नहीं, दया नहीं, केवल कल्याण नहीं, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का अवसर, इसका नाम है एम्पावरमेंट। वर्णन किया लक्ष्मण जी ने कि कितनी सुविधाएं गरीब के घर में आई, पूरा सैचुरेशन, एक तरह से उसका बेसिक जीने के जो आवश्यक साधन है। और मैं एक एक उसका दूसरा ही रूप एक भी बताऊंगा। टॉयलेट हुए 12 करोड़। हम जब भी, आप सब लोग जब टूर को निकलते थे, प्रवास में जाते थे, तो हमेशा लोग पानी का लोटा लेकर जाने वाले लोग हम देखते थे। लेकिन अब नहीं दिखता है। और केवल इतना ही नहीं, यहां जो डॉक्टर बैठे हैं उनको भी पूछो, वो रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी होती थी, जो शहर में गंदगी होती थी, उसके कारण, मैं वही बता रहा हूं, तो उसके कारण जो डायरिया से कितनी मौतें हर साल होती थी, क्योंकि पेट में इंफेक्शन जाता था। लेकिन
अब ये स्वच्छता बढ़ने के बाद और टॉयलेट होने के बाद ये लगभग खत्म के कगार पर है और डायरिया की डेथ नहीं होती। आपके डॉक्टर मित्रों को पूछिए, ये मेरे साथ डॉक्टर बैठे ही है यहाँ। तो हाँ, डॉक्टर भगवत करण डॉक्टर है, इज अ गुड सर्जन। पीछे भी डॉक्टर है, देखो भारती जी बहुत है। आप सभी पेशेंट का इलाज करने के लिए यहाँ बहुत डॉक्टर है। माननीय एक प्लीज मैं जरा आज कुछ विचार जावेडकर जी रखना एड्रेस चाहता करिए हूं। चेयर की तरफ। तो गैस, बिजली, नल का पानी इतनी आसान चीज नहीं है सर। हमने सबने देखा है कि कितनी दूर से महिला लाती थी पानी, अब घर में आएगा। मेरे घर में चौथी तक बिजली नहीं थी, बिजली आई, कितना आनंद आया। नहीं तो लालटेन में हम गुजारा करते थे, लालटेन में पढ़ाई करते थे, वो बदल गया। आयुष्मान योजना से कितनी जिंदगियां, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। एक नई चीज बताता हूं, आज तक रूरल एरिया में बीमा कोई लोग खरीदते नहीं थे। नोबडी वॉज टेकिंग परचेसिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, और नहीं उसका करते थे। लेकिन अब 24 करोड़ लोगों ने बीमा, जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों लिया है। सर, आई वॉज सर्विंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राष्ट्रीयकरण के बाद हम तुरंत लगे थे, गरीब के लिए दरवाजे खुले, ऐसा उस समय बहुत कहा गया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 2014 में जब गिनती हुई तो 50 करोड़ लोग, 47 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका अकाउंट नहीं था, और 47 महीने में 47 करोड़ जनधन खाते खुले। ये देश में हुई एक बड़ी क्रांति है, हम भूल नहीं सकते। ये जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, सर आधार हर एक के पास आया, 130 करोड़ आधार आए। नंदन नीलेकणी ने अपने एक लेख में लिखा है कि आपको मालूम है नंदन नीलेकणी प्रसिद्ध व्यवसायी है, विशेषज्ञ है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे बंगलोर में और हार गए, आनंद कुमार जीत गए। लेकिन वो आधार के प्रमुख थे। तो मोदी जी ने उनको बुलाया, उन्होंने अपने मोदी एट 20 इस किताब में भी उनका ये लेख है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा अब तो मैं इतना भूमिका लिया हूं तो मेरा तो जॉब नहीं रहेगा, दूसरे किसी को देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि पूरे 3 घंटे उनका प्रेजेंटेशन लिया और उन्होंने लिखा है कि ये एक मुख्यमंत्री थे, गुजरात के थे, तब भी मैंने देखा उनको विषय समझ रहा था। और उन्होंने कहा कि बाकी सब भूल जाओ, आप ही ये काम पूरा करोगे। तब तक केवल 30 करोड़ आधार बांटते गए थे। उन्होंने कहा 130 करोड़ आधार बांटने तक आप ही काम करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये दिस इज द डिफरेंस ऑफ लीडरशिप। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसका उल्लेख किया, राजीव गांधी 100 रुपए में 15 रुपए मिलते थे इसलिए आलाप प्रकट करते थे। लेकिन अब 100 के 100 रुपए जाते, और कितने गए सर? 3 साल में 26 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गए। ये कभी दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं हुआ है। 26 लाख करोड़, नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और उसमें विशेषता यह है कि अनेक लाभार्थियों के नाम झूठे थे, बोगस आइडेंटिटी कार्ड बनाना, बोगस ये सब अपनी एंट्री करना लाभार्थी में, ये पहले होता था। ऐसे लाखों झूठे लाभार्थी आधार, जनधन और मोबाइल के कनेक्टिविटी के कारण ये सब बाहर हो गए, और ये जो लीकेजेस थे इस तरह के वो भी खत्म हो गए। गरीब को कौशल चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसका उल्लेख किया उन्होंने कि स्वनिधि योजना दी, मुद्रा योजना का मैं बताऊंगा ही, और शिक्षा मिले, शिक्षा अच्छी मिले। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो समझने जैसी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन,
तीसरे उम्र से लेकर 8वीं उम्र तक उसका पूरा विकास हो, कॉग्निटिव स्किल्स का, क्रिटिकल थिंकिंग का, भाषा का, ये उसके लिए है। उसमें परीक्षा नहीं है, इम्तिहान नहीं है, पुस्तक नहीं है, किताब नहीं, कुछ नहीं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल चेंज इंडियन एजुकेशन फॉर बेटर इन कमिंग ईयर्स। उसमें जो हायर एजुकेशन है, एट द हायर एजुकेशन एंड एक काम हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी है। एक साथ 2 डिग्रीज करने की अनुमति मिल गई, आदेश भी निकल गया। उसके बाद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी में आपके जो मार्क्स है, 1 ईयर काम किया, 1 साल घर में मदद करने की जरूरत है, आप छुट्टी ले सकते हैं। तीसरे वर्ष में, दूसरे साल में जो आना है वो आ सकते हैं। यू हैव अ क्रेडिट बैंक ऑल्सो। और कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको म्यूजिक पैशन है, तो उसको ऐसे 20% ऑप्शन के सब्जेक्ट्स लेने का भी चॉइस, पैशन के सब्जेक्ट लेने का भी चॉइस, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिला है। तो ऐसे बहुत काम है। बड़े फैसले जिसका उल्लेख किया लक्ष्मण जी ने कि 370 हुआ इसीलिए लाल चौक में झंडा फहरा सके, कम से कम मान्य करना चाहिए। पहले कुछ दिन तो विवाद भी था, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। लेकिन मुझे याद है जब मुरली मनोहर जोशी जी गए थे, तब की सरकार ने आग्रह किया था कि मत जाइए, द एटमॉस्फियर विल गेट विशिएटेड। कैसे विशिएट होता? भारत में भारत का झंडा नहीं फहराओगे तो कहां फहराओगे? और अब एक देखो, कांग्रेस के हमारे मित्र सदस्य थे नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी ने एक कोर्ट में याचिका की, वो हमेशा राष्ट्रध्वज सबको हमें बांटते थे, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए। 75 साल हुए लेकिन नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया? एक नियम बदलना था। नियम यह था कि केवल सरकारी दफ्तरों में 15 अगस्त, 26 जनवरी और परमानेंट भी लगाना है तो केवल सरकारी ऑफिस में, और वो भी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले निकालना है। ये सब था बंधन। मोदी जी ने एक नियम बदल दिया। आज लाखों दुकानों पर हम झंडे देख रहे, लाखों वाहनों पर झंडे दिख रहे, लाखों घरों पर राष्ट्रध्वज दिख रहा है। अरे ये देश को तैयार करने का एक तरीका रहता है कि देश की देश भावना जो होती है वो जगती है। क्यों नहीं किया? आज पाकिस्तान में घुसकर जो बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उस पर तो सबूत ना पूछो, मांगो और विश्वास करो, बाद में देना पड़ा यह स्टेटमेंट। एक बड़ी चीज है, फेडरलिज्म का स्पिरिट जो है, राज्यों के साथ न्याय। जीएसटी इज द ओनली एक्ट which has been prepared, drafted, rates decided, and rules are made by all the finance ministers of all the states and central government together. सभी राज्यों ने मिलकर कानून बनाया, सभी राज्यों ने मिलकर ये ड्राफ्ट तैयार किया, नियम तैयार किए और रेट भी तय किए। ये जीएसटी में हुआ। ये पहली दफा भारत ने इस तरह का एक नया फेडरलिज्म का स्पिरिट देखा है। ये आईबीसी कानून हुए, बड़े बड़े बहुत फैसले हुए, सभी राज्यों के साथ न्याय। सर, मोदी जी के सरकार में एक महत्वपूर्ण बात है, किसी के साथ अन्याय नहीं और किसी के साथ भेदभाव नहीं। समझो घर देना है, गैस देना है, कोई भी बेनिफिट देना है, मुद्रा के लोन देने हैं या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देना है, ना हिंदू मुसलमान ना कोई ऐसा देखा जाता, ना रिलीजन, ना सेक्स, ना स्टेट, ना कुछ। मैं अभी बहुत बार केरल में जाता हूं तो केरल में मैंने देखा, लेकिन मैं केरल का पूरा नहीं बता रहा हूं, बहुत सच तो बाद में बताएंगे, वही बताएंगे, यहां क्यों बताएंगे? केरल की लड़ाई केरल में करेंगे। लेकिन 2 चीजें बताऊंगा। 70,000 करोड़ रुपए
केरल को सेंट्रल असिस्टेंस, डिवोल्यूशन और अदर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्कीम्स का 2009 और 2014 5 साल में 70,000 करोड़ मिले। 2017 से 2022 तक 5 साल में 2,30,000 करोड़ मिले। मैं क्यों बता रहा हूं? केरल में हमारा एक भी एमएलए नहीं, केरल में हमारा एक भी एमपी नहीं, लेकिन किसी राज्य के साथ इस कारण भेदभाव नहीं। सबको न्याय, सबको जो देना है वो दे। लेकिन अपनी सदस्य है पीटी उषा, वो देश का नाम, पहली हमारी रनर है और पहली हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसकी जो एकेडमी है, जो एकेडमी देश में नई महिला खिलाड़ी तैयार करती है सालों से, उसको भी वहां कब्जा कर लिया। और वहां भी उसका कब्जा करके हॉस्टल है, वहां लड़कियां रहती है, लेकिन वो भी हथियाने की कोशिश होती है। मुझे विश्वास है कि केरल की सरकार भी ध्यान देगी। मैंने कल जॉन ब्रिटास को भी बोला है कि ये ठीक करने की जरूरत है, तुरंत करें। सर, तीसरा मंत्र है सुशासन। मैं कुछ नई चीजें केवल आपके जानकारी में दे रहा हूं, मालूम होगी आपको बहुत सारी, लेकिन कुछ नया होगा इंफॉर्मेशन। एक प्रगति करके कार्यक्रम मोदी जी ने चलाया। क्या है प्रगति? देश में अनेक प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, सड़कों के, बाकी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मूलतः वो 50% काम हो गया, 60% हो गया, 70% हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन छोटी कोई दिक्कत है इसलिए वो पूरा नहीं हुआ, उसका बेनिफिट नहीं मिला। आप सर झारखंड और ये दोनों को जानते हैं, कुटकू डैम पर मैं गया था। कुटकू डैम कैसे सारा तैयार, लेकिन दरवाजे नहीं लगाए इसलिए रुका था। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने मंथली रिव्यू लेना शुरू किया। आज तक 30 मीटिंगें की, 450 केसेस उसमें लिए। सारे राज्यों के, संबंधित राज्यों के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी वो उसमें रहते हैं। मोदी जी खुद बैठते हैं और सबके साथ चर्चा करके इसका रास्ता कैसे निकलेगा और प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। और मुझे आनंद है कि आज तक 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट, 15 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो डेढ़ पड़ी थी वो आज पूरे हो गए। ये काम करके दिखाया, ये गुड गवर्नेंस है। ये पार्टी नहीं है, ये वोट बैंक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये देश के लिए काम करने का एक हुनर है। एलईडी बल्ब्स, आज सब जगह हम देखते हैं एलईडी बल्ब्स है। इसकी कीमत 9 वैट के बल्ब की हो 300 रुपए थी 2014 में, 300 रुपए, इसलिए लोग नहीं लगा रहे थे। उससे ज्यादा 50 रुपए की ट्यूब अच्छी है। लेकिन मोदी जी ने, यानी सरकार ने, उस समय पीयूष गोयल थे वहां, तो सारे उत्पादकों को बुलाया, देश के विदेशी सबको, कहा कि हम 200 करोड़ एलईडी बल्ब लेंगे। कितने? 200 करोड़। बताओ कि कस्टमर को कितना सस्ता दोगे? अनेक उद्योजक मुझे मिले, उन्होंने कहा ऐसा सवाल तो हमने पहले सुना है, नहीं तो हम 200 करोड़ का ऑर्डर देंगे, हमारा क्या? ऐसा पूछने का रिवाज था। लेकिन बदला, लेकिन हमने पूछा कि जनता को कितना कम देंगे। और मुझे खुशी है, द बेस्ट एवर दिस काइंड ऑफ निगोशिएशन ब्रॉट प्राइसेस डाउन फ्रॉम 300 रुपीज टू 70 रुपीज। 70 रुपए में आज मिलने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ और सचमुच सभी बिल्डिंगों में, सभी घरों में। और यह पर्यावरण पूरक है, इससे बिजली खपत कम होती है, इससे लोगों की बिजली में बचत भी होती है बिलों में, और इससे पर्यावरण का फायदा होता है क्योंकि कार्बन एमिशन कम होते हैं। तो ये करके दिखाया। डिजिटल ट्रांजैक्शन, सर, आपके कोई भी विदेशी मित्र आएंगे भारत में, आने पर वो पहले कहते हैं अरे भाई एटीएम पर कोई नहीं जा रहा है, अभी फोन से ही बिल दे रहे हैं। ये क्रांति है सर। कोविन में, कोविड का बाहर के आने वाले अपने कितने भी मित्रों को पूछो कि कोविड का सर्टिफिकेट दिखाओ आपका,
उसका कोविड का सर्टिफिकेट हाथ से लिखा हुआ है, जो 15 दिन के बाद उनको मिला है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोई भी हो, जापान हो। हमारे यहाँ कोविड का सर्टिफिकेट 5 मिनट में आता है, और वो डिजी लॉकर में डाला तो फिर किसी को बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तरक्की हमने करके दिखाई। वी आर डूइंग नाउ द लार्जेस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। सर, एक बहुत आपको रुचि आएगी उसमें कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक दिन होता है बैलों का पूजन करना होता है, पोड़ा बोलते हैं उसको, तो वो हम करते हैं। तो अब शहरों में तो बैल होते नहीं है, तो वो कोई ना कोई लाता है। तो मैंने कहा कि भाई है क्या, देखो जरा बैल अपने यहाँ कोई आया है तो उसको घास देना है, उसको थोड़ा पैसा देना है, तो उसकी रक्षा वो ठीक होगी। तो मैं गया, नीचे गया तो वहां उसके सिंगों में क्यूआर कोड लगाया था। ये यहां तक देश आ गया, क्यूआर कोड से बैल को जो देना है दे दो। तो ये हो सकता है, ये भारत की तरक्की है, डिजिटल प्रोग्रेस। आज गवर्नमेंट ने जीईएम माने गवर्नमेंट ई मार्केट तैयार किया। 4 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी कार्यालयों में जो कागज, पेंसिल, पेन, जो टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये जो लेना होता है, इस सबका अब ऑक्शन होता है। 15 दिन में वस्तु आती है। पहले की सारी दिक्कत वाली प्रोसेस खत्म हुई है। कोविड में हमने अद्भुत काम किया, दुनिया ने माना। मुझे याद है चीन में जब जनवरी 2020 में पहला पेशेंट मरा वहां, तो कैबिनेट में मोदी जी ने कहा कि यह संकट गहरा है, यह हमें भी आएगा। और उसी दिन से उनके दृष्टि में पक्का था कि वैक्सीन तैयार करना एकमात्र उपाय है। वैक्सीन, एक ही देश ऐसा है कि जिन्होंने वैक्सीन के प्रमोट करने के लिए, शोध करने के लिए 3-3 हजार करोड़ रुपए दिए। और आज भारत एकमात्र देश है जिनके 4 वैक्सीन आज तैयार है, और चारों वैक्सीन आज काम कर रहे हैं। सर, याद करिए, जब वैक्सीन अपना तैयार हो रहा था तब फाइजर का आया था, तो कितने नेता उस समय फाइजर 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 का लो, फाइजर का लो। आज वापस जाके देखो, फाइजर इज लेस इफेक्टिव एंड मोर साइड इफेक्ट्स। और कोवैक्सीन आया तो अपने यहां बैठे हुए अनेक सदस्यों ने भी कहा कि ये तो रिस्क में डालने जैसा है जान, और ये तो टेस्टेड नहीं है, ये कि क्या क्या आपत्तियां उठाई। लेकिन मोदी जी ऐसे टिप्पणियों पर कोई उल्टा उत्तर नहीं देते। उनका जब नंबर आया वैक्सीनेशन के लिए, तो वो गए और उन्होंने कोवैक्सीन लिया। उसी दिन से उस पर की सारी टिप्पणियां बंद हो गई, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने लेकर दिखाया कि मेरी जिंदगी खतरे में है, ऐसा आपको कहना है तो है, लेकिन मैं कोवैक्सीन लूंगा। तो ये करके दिखाया। कोविड में अनेक लोगों ने बहुत कमेंट्स किए। पहले आपको भी याद होगा कि क्या थालियां बजा रहे हो, क्या तालियां बजा रहे हो। अरे लेकिन ये तालियां बजाकर ही देश में एक जागृति नई प्रकार की पैदा हुई, और उसका परिणाम हुआ सारे अमेरिका से लेकर, एक मिनट, अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब जगह वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सर प्रदर्शन हुए, वैक्सीन हेजिटेंसी दिखी। लेकिन भारत एक देश है कि जहां वैक्सीन में हेजिटेंसी नहीं देखी, वैक्सीन के लिए लोगों के क्यू लगे हुए देखे, और सबको मुफ्त वैक्सीन मिला। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक काम किया। सर, आपको और एक बड़ी अच्छी बात है कि एक अलग सोच होती है। आप भूल भी गए होंगे, पहले 14 के पहले हमें कोई डॉक्यूमेंट, बच्चे का परीक्षा का रिजल्ट आया तो मार्कलिस्ट हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो, नौकरी में देना है, कहीं सरकारी दफ्तर में देना है, किसी न किसी ऑफिसर का ठप्पा लेने की जरूरत होती थी, अटेस्टेशन। इसके पीछे लॉजिक क्या था? ब्रिटिशों ने शुरू किया ये प्रथा अटेस्टेशन वाली, क्योंकि उनका कहना था भारत के जनता पर हमारा विश्वास नहीं है,
हमारे अधिकारी का ठप्पा लगेगा तभी हमारा विश्वास है। ये उनका था। अब क्या हुआ, इन्होंने सेल्फ अटेस्टेशन करने के कारण, क्योंकि मोदी जी की धारणा है कि मेरे 140 करोड़ जनता पर मेरा विश्वास है, आप अपने साइन से करो, सबकी खत्म हुई दिक्कत दौड़ धूप। तो ये भी छोटी चीज लगती है, लेकिन छोटी चीज लोगों के लिए छोटी नहीं है। और योगा हो, आयुर्वेदा हो, मिलेट हो, ये सब दुनिया ने मान लिया और दुनिया में उसका आज चर्चा और उपयोग हो रहा है। ये हम जहां भी विदेशों में जाते हैं, योगा क्लासेस की बोर्ड सभी जगह लगे हैं। तो ये करके दिखाना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया करके दिखाया खिलाड़ियों के साथ। सर, उस किताब में पीवी सिंधु ने एक लेख लिखा है। उसने लिखा है कि मैं जब गोल्ड मेडल पाई तो वहां मुझे गोल्ड मेडल मिला, भारत का राष्ट्रगान हुआ और मैं मंच से उतरी कि मेरे असिस्टेंट आए और उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री का फोन है। वो बोली, मैं ऐसी गदगद हो गई कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा कि जो मंच पर ही वहां उतरते ही तुरंत उनको फोन करके बधाई दी। और सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने मैच जीते, जिन्होंने पदक लाए, ऐसे सबको बार बार अपने घर बुलाकर उनके साथ बातचीत करके नाश्ते पर बुलाना, सम्मान देना, ये एक मॉरल बिल्डअप होता है और वो सपोर्टिव बिल्डअप करना है। अब पद्मा अवार्ड्स हमने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हर साल देते हैं, अच्छे लोगों को देते हैं, लेकिन इन्होंने नए प्रकार के लोग भी खोजे कि जिनकी कोई चर्चा नहीं करता, जिनकी कोई न्यूज नहीं आती, लेकिन एक कोई चाय की टपरी है और वो अगर एक अच्छा स्कूल चलाता है दूर दराज के गांव में तो उसको पद्मश्री मिला। पिछले साल आप भी थे वहां मौजूद, राष्ट्रपति भवन में 120 साल के एक सज्जन जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को पढ़ाया, उनको पद्मश्री मिली थी, तो वो आए और नंगे पांव आए थे राष्ट्रपति भवन में। ये भी पहली दफा हो रहा है ऐसे लोगों का सम्मान, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सर, अपने यहाँ गिफ्ट्स भी एक रूटीन टाइप का सरकारी, मैं अनेक प्रवासों में जाता था तो मैंने देखा था पहले एक टिपिकल गिफ्ट देते थे, लेकिन मोदी जी ने बदल दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो तैयार होता है उस जिले का अच्छा प्रोडक्ट, उसकी गिफ्ट देना विदेशों के मेहमानों को, ये काम शुरू किया। आज एक छोटी चीज है, आगे लोग कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सर, भारत के अनेक आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए थे, केवल पिछले 70 साल में 50-100 वापस आए थे, लेकिन मोदी जी ने प्रयास करके आज 500 से ज्यादा ऐसे दुर्मिल आर्टिफैक्ट परत आए हैं, वापस आए हैं और वो यहां है। सर, वो भी आएगा सर, मैडम, वो भी आएगा और वो आपको भी देखने को मिलेगा। आप वही बैठो, आपको देखने को मिलेगा। अमृत महोत्सव, सर, हवाई जहाज में जाते समय जिसका नाम कभी हमने इतिहास में सुना नहीं, लेकिन जिसने पराक्रम किया उसका भी अनाउंसमेंट हम रोज सुनते हैं, बाकी भी होता है। तो ये एक नई कल्पना है ना। दूरदर्शन पे सर हमने एक सीरियल शुरू की, ऐसे जो रियल स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइट जिन्होंने किया, ऐसे सब लोगों के सीरियल में हर शनिवार रविवार को वो प्रकाशित होता है। अमृत काल की कल्पना, 25 years विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया एंड अ प्रोग्राम फॉर दैट। आज बजट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजट में उसकी एक बेसिक नींव रखी गई है कि 25 साल हम कैसा विकास करेंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो वर्णन किया, भाई यहां अभी कुछ मेरे मित्र नहीं है, लेकिन एक एक विश्वविद्यालय में सभी प्रदेशों से छात्र होते हैं। हमने शुरू किया कार्यक्रम कि सभी प्रदेश अपना अपने डांस, अपना कलिनरी, अपना फेस्टिवल्स, वो सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। कितनी अच्छी चीज है, एक भारत के सभी भाषाओं के प्रति आदर भाव, भारत के सभी
राज्यों के प्रति आदर भाव, ये बढ़ाने का ये कार्यक्रम है और ये आज चल रहा है। आज लास्ट 2 मुद्दे मेरे सर, महंगाई का जैसा मैंने वर्णन किया, हमारी 6% पे है, बाकी जगह 15 और 50% पे भी है, और पाकिस्तान की क्या दशा है वो आप देख रहे हैं, बाकी भी दुनिया में देखा है। तो ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट वाज नॉट ए इजी जॉब, इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इमीडिएट remedial actions have resulted in managing in better way the inflation in this country. Last but not least, सब लोग पूछते हैं रोजगार कहाँ है, बताता हूं रोजगार कहाँ है। आपके पास लोग आते नहीं क्योंकि लोग रोजगार में है, बेरोजगार नहीं है। तो ये मैं आपको बताता हूं, PLI सर 4 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये दिया है, और उससे अब तो सेमीकंडक्टर चिप्स भी, मैं ताइवान गया था 10 साल पहले, तो ताइवान में मैंने देखा एक छोटा सा जिला, लेकिन नहीं उसके पहले आपके समय भी हम जाते थे कहीं कहीं, तो ताइवान में एक छोटा जिले जितना सा देश, लेकिन पूरे दुनिया की चिप्स बनाने का वो केंद्र बना है। तो ये चिप्स भी हमारे यहाँ बने और बाकी भी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने वाला बढ़े और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अब बने। मोबाइल फोन हम 90% इंपोर्ट करते थे, अब देश में लगने वाला लगभग सारा मोबाइल फोन यही बनता है और उल्टा बहुत बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है। ये पहली दफा करके दिखा। दिस इज PLI, रिजल्ट ऑफ PLI। सर, मुद्रा लोन 34 करोड़ दिए हैं और 34 करोड़ लोगों को 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक मिले हैं। उन्होंने कुछ न कुछ छोटा छोटा काम शुरू किया, उनको रोजगार मिला। मैंने तो अनेक सैकड़ों जगह में गया हूं जहां 10 लाख रुपए मिले, उन्होंने 4-5 लोगों को और रोजगार दिया, उनका धंधा अच्छा चला, वो बढ़ता रहा। और उसका NPA नहीं है मैडम सर, NPA नहीं है, बहुत 2% 3% इतना ही है। तो ये एक स्कीम है। और मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन का काम देखता था, तब मैंने महसूस किया है कि अगर कोई स्वरोजगार तैयार करता है तो वो तो एम्प्लॉयड होता है ही, लेकिन साथ में और एक आध को दो को या ज्यादा लोगों को नौकरियां यानी जॉब्स देता है। नौकरियां माने केवल गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती, जॉब्स होते हैं। स्वाभिमान से मेहनत करके जिंदगी का यापन करना, इसका नाम स्वयं रोजगार होता है और वो जिंदगी स्वाभिमान से जीते हैं गरीब लोग। और इसलिए 34 करोड़ अगर मिले हैं तो मैं किसी भी बहस के लिए तैयार हूं कि कम से कम 17 करोड़ जॉब्स नए तैयार हुए हैं। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं और मैं इसके लिए पूरा डिबेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हाँ सुनो, गवर्नमेंट जॉब्स भी 10-10 लाख के अभी 3 बार अपॉइंटमेंट्स हुए और हर साल हो ही रहे हैं। फिर हर महीने सर 15 लाख एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के नए अकाउंट्स खुल रहे हैं नेट, क्योंकि कुछ जाते हैं रिटायर होते हैं, कुछ नए आते हैं। तो नेट इंक्रीज इज 15 लाख पर मंथ, 1 करोड़ 80 lakhs per year. It's not a small achievement. It is the proof of new employment created. सर, एक जाके जरा ई श्रम पोर्टल, ये भी लोग मेरे मित्र देखें, ई श्रम पोर्टल है। 28 करोड़ लोगों ने लिखा है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं जीवन यापन कैसा कर रहा हूं, और उसका सारा रजिस्टर तैयार है। उनको अभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन 28 करोड़ लोगों ने लिखा है कि मैं कैसे जीवन यापन करता हूं, मैं क्या रोजगार करता हूं। और उसमें EPFO वाले नहीं है, जिनका प्रोविडेंट फंड है वो नहीं है उसमें। नॉन प्रोविडेंट फंड जॉब्स, उसका वो सर्वे है, वो आप देख लीजिए। और खुद भरा है, दूसरे किसी ने नहीं भरा है। स्टार्टअप इंडिया, सर स्टार्टअप इंडिया 2014 में 4-5 हजार थे,
आज 80,000 स्टार्टअप है और लाखों लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, नए आइडियाज है, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया, सर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ तक का कर्जा 3% ब्याज पर विदाउट एनी कोलैटरल गारंटी ये दी जाती है स्टैंड अप में। और आज 2-2.5 लाख से ज्यादा ऐसी महिला उद्यमियां तैयार हुई है। दीज आर रियल स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिया एंड वी ऑल शुड बी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर, वी वांट इनोवेशन लेड डेवलपमेंट, क्योंकि ओनली दोज कंट्रीज विल प्रॉस्पर विच विल इनोवेट। मैं स्टीव जॉब्स को मिला था, 2 दिन उनके साथ था। मैं महाराष्ट्र का तब आईटी टास्क फोर्स का चेयरमैन था। तो उस समय आईफोन निकला नहीं था, लेकिन उसकी विजन क्लियर थी। वो हाथ में ऐसा दिखा कि मैं एक ऐसा हैंडहेल्ड तैयार कर रहा हूं कि जो लोगों की जिंदगी बदल देगा और इतने इतने फीचर्स होंगे। हमें लगा ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन हुआ तो शोध ऐसे ही होते हैं। तो शोध से ही वैल्यू एडिशन होती है, शोध से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। सो इंडिया इज एंटरिंग इनटू ए न्यू फेज। मैं शिक्षा मंत्री था तब हमने हैकाथॉन शुरू किया। सर, आज 12,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स है। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इक्विपमेंट्स, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स के साथ खेलते हैं, प्रयोग करते हैं, कल्पना करते हैं। उनमें जिज्ञासा और जागती है और यही शोध की शुरुआत होती है। और ये शोध, अटल टिंकरिंग लैब, फिर हैकाथॉन, फिर ग्रैंड चैलेंज और फिर एक इनोवेशन की पूरी कल्चर, ये तैयार करना। आज आईआईटीज में जाओ, इंक्यूबेशन सेंटर्स देखो, इतने मस्त है। और महिलाएं भी आती है। आपको पता था महिलाओं की, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो एक दिन ऐसा ही विषय निकला, तो आईआईटी में केवल 4% छात्राएं थी। तो मैंने कहा इतनी कम क्यों है? तो बहुत सारी दिक्कतें, हमने सर्वे किया और उसके बाद हमने सुपर न्यूमरिक कोटा दिया। और मुझे आज खुशी है बताते हुए कि आज आईआईटीज में 22% ये छात्राएं हैं। ये करके दिखाया। सर, ये कहानी किए हुए काम की है, देश के लिए समर्पण की है, देश का भविष्य उज्जवल करने की है और सबका साथ लेकर आगे चलने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज माननीय